क्लास 12 बायोलॉजी की संपूर्ण किताब से, पूरी किताब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर लेकर के आए हैं। ये अंतर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सभी अंतर इसी में से फंस जाएंगे। जितने अंतर आपको बताएंगे सारे अंतर इसी में से फंस जाएंगे, गारंटी है। अलग से एक भी नहीं आएगा, एक भी अंतर अलग से नहीं आएगा, सारे अंतर इसी में से फंसेंगे। और ये सारे अंतर एक एक करके अलग अलग हमारे चैनल में डिटेल से अपलोडेड भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम आपको समझाएंगे एक एक करके सबका डिटेल। इन सभी अंतर को अगर चित्रों की सहायता से आसान भाषा में समझना हो तो बाद में हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अंतर है परागण तथा निषेचन में अंतर, यानी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। तो इधर डालेंगे परागण, इधर डालेंगे निषेचन और बीच में लाइन खींच लेंगे। आप चाहें तो इधर से भी लाइन खींच सकते हैं कि अच्छा सा बढ़िया से बना लीजिएगा। और फिर पहला पॉइंट लिखेंगे, पराग कोश से पराग कण के उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। परागण क्या है? जैसे ये एक पुष्प लगा हुआ है, ये एक पुष्प है और इसके पुंकेसर ये हैं या पुमंग ये हैं, और ये दूसरा पुष्प लगा हुआ है, इसके पुंकेसर ये हैं, दूसरे पौधे पर है। तो परागण क्या होगा? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे ही परागण कहते हैं। परागण की परिभाषा क्या होगी? जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसे ही परागण कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। जबकि निषेचन क्या है? अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। अब देखिए, अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को कहा गया है, तो यहाँ पर अंडाशय बनाकर वर्तिका और वर्तिकाग्र बना लेते हैं। अब जैसे परागण हो गया था, एक पुष्प से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक आते हैं तो आ गए। यहाँ देखिए भ्रूणकोश के अंदर बीजांड ये है, तो यहाँ ये जब अंकुरित होते हैं तो अंकुरित होकर के इधर से आकर के और यहाँ फिर पहला वाला नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से संलयित होता है, इसे ही निषेचन कहा जाता है। तो अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट। पराग कोश से परागकण के उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जबकि निषेचन में क्या है? अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, इसके फलस्वरूप पराग स्त्री केसर अंतः क्रिया होती है। यानी पराग कण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो पराग और स्त्री केसर के बीच अंतः क्रिया होती है। जो पराग है यानी जो पराग कण था वर्तिकाग्र पर पहुंचा तो इससे स्त्री केसर ये जो था इससे जल अवशोषित करता है, एंजाइम्स वगैरह जाते हैं, फूलता है, फिर इसमें नलिका बनती है, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। जबकि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। यानी जैसे ही यहाँ पर एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से संलयित हुआ तो युग्मनज बन जाता है, जायगोट बन जाता है। फिर अगला पॉइंट है, यह निषेचन से पूर्व की घटना है, यानी कि निषेचन से पहले हुआ। देखिए, निषेचन तो बाद में होता है, पहले परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, अंकुरित होता है, इसके बाद में निषेचन होता है। तो यह निषेचन से पूर्व की घटना है। जबकि निषेचन में यह स्वनिषेचन है, यानी कि परागण के बाद की घटना है, परागण के बाद की घटना है, ऐसे लिख दीजिए। फिर अगला है, वायु, जल, कीट, पक्षी आदि इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। यानी परागण की क्रिया में वायु के द्वारा भी परागण होता है, जल के भी द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा होता है, सबसे ज्यादा कीटों के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा भी हो सकता है। तो आदि प्रक्रिया में सहायता करते हैं परागण में या पोलिनेशन में। जबकि निषेचन हेतु युग्मक स्थानांतरण पराग नलिका करती है। यानी पराग नलिका में यहाँ पर युग्मक होते हैं और इन्हीं के द्वारा युग्मकों का स्थानांतरण यहाँ हो जाता है और निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो ये हुआ पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर। चलिए दूसरे अंतर पर आते हैं कि दूसरा अंतर है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी सेट में अवश्य छपा होगा, ये जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इधर डालेंगे भ्रूण कोश और इधर डालेंगे भ्रूण पोष। फिर पहला लिखेंगे, यह आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद है, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है।
जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उन पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है, मादा युग्मकोद्भिद, और यह क्रियाशील गुरुबीजाणु से बनता है। जबकि जो भ्रूणपोष है यह आवृतबीजी पौधों में त्रिसमेकन से निर्मित होने वाले भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होता है। यानी अगर देखा जाए तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, तो ये पूरा क्या है, भ्रूण कोश होता है, और इसके अंदर जो मटेरियल ये है, सहायक कोशिका, अंडकोशिका, द्विगुणित कोशिका, फिर यहाँ पराग नलिका आती है, और पराग नलिका में दो नरयुग्मक होते हैं, एक जाकर के अंडकोशिका से संलयित होता है और दूसरा वाला जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक या द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। तो इस प्रकार से त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये भ्रूणपोष बनता है। फिर अगला है, यह जनन इकाई यानी मादा युग्मक को आश्रय देता है। जनन इकाई कौन सी, मादा युग्मक होता है। जनन इकाई है दो, नर युग्मक, मादा युग्मक, तो नर और मादा में से किसमें, तो मादा युग्मक को आश्रय देता है। कौन, भ्रूणकोश। देखिए मादा युग्मक इसी के अंदर होता है, अंड इसी के अंदर होता है। और भ्रूणपोष में क्या है, यह एक पोषक ऊतक होता है जो भ्रूण को विकास के समय या अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। यानी जब निषेचन हो जाता है इसके बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और जब भ्रूण अंकुरित होता है या बीज अंकुरित होता है तो उसको पोषण देने का कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट है, यह अगुणित या हैप्लॉइड गुणसूत्रों वाली संरचना है। यानी भ्रूणकोश है यह अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, जबकि जो भ्रूणपोष है यह आवृत बीजों में त्रिगुणित होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि त्रिगुणित कैसे होता है, एक नरयुग्मक अंडकोशिका से और दूसरा नरयुग्मक जो है ये द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। इसमें दो केंद्रक होते हैं, इस प्रकार से 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसीलिए ये त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित यानी ट्राइप्लॉइड होता है। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो देखिए इधर डालेंगे लघु बीजाणुधानी, इधर डालेंगे गुरु बीजाणुधानी। आप वहां पर रेड पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, हमने यहाँ किया है आपको केवल पढ़ाने के लिए। तो पहला अंतर है, लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। इनका विकास पराग कोश के चारों कोने पर होता है। जो लघु बीजाणुधानी कहाँ विकसित होती हैं, पुंकेसर के पराग कोश में। देखिए जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प है, ये बाह्य दल पुंज लगे होते हैं और इसी में जो पुमंग लगे होते हैं ये वाले, तो जैसे ये पुमंग है तो पुमंग का अगर ये ऊपर का भाग देखा जाए जो पराग कोश होता है, पराग कोश को अगर कट किया जाए तो ये इस तरह से दिखता है। यहाँ पर योजी होता है, ये 4 परागपुट होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी इन्हीं को कहा जाता है। तो लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती हैं, यानी यही लघु बीजाणुधानी होती हैं। इनका विकास परागकोश के चारों कोनों पर, देखिए 1 2 3 4 चारों कोनों पर हो रहा है। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है, गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती हैं। यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी, यहाँ पर जो जायांग के अंदर अंडाशय होता है, अंडाशय में ये इस तरह से विकसित होती हैं। तो ये वाला जो था इसको गुरु बीजाणुधानी कहा था। जो बीजांड होता है वास्तव में यही क्या है, गुरु बीजाणुधानी होता है इस तरह से। तो विकसित होता है, इन्हें सामान्य बीजांड कहा जाता है। देखिए कहा भी गए हैं। तो पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे अंतर पर आते हैं, लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम से घिरी होती है। जो लघु बीजाणुधानी है इसमें देखिए बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, और इसके बाद में फिर 3 परतें होती हैं मध्य स्तर वाली, फिर टेपिटम यहाँ पर होती है। तो इसीलिए कहा गया कि बाह्य त्वचा अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी होती है। जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है, गुरु बीजाणुधानी कहो या बीजांड कहो, के चारों ओर से बाह्य त्वचा तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है। जो गुरु बीजाणुधानी है ये चारों तरफ से बाह्य त्वचा यानी और अंतः अध्यावरण से, देखिए ये अध्यावरण होते हैं, इनसे घिरी रहती है। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं कि अगला तीसरा पॉइंट है, अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर यानी परागकण, चाहे लघु बीजाणु कहो, चाहे परागकण कहो, चाहे माइक्रोस्पोर कहो, एक ही बात है। तो जो अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं इनसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। और अगर एक की बात की जाए तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं।
ये जो लघु बीजाणु धानी हैं, इनसे असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं या परागकण बनते हैं इन्हीं के अंदर। जबकि गुरु बीजाणु धानी में क्या है कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, इनमें एक भी नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन इनमें 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, एक बचता है। फिर अगला है लघु बीजाणु या परागकोश के स्फुटन से मुक्त होते हैं। ये परागकण जो है, जो लघु बीजाणु कैसे बाहर निकलते हैं, जो लघु बीजाणु है परागकोश स्फुटित हो जाता है, फट जाता है, तब निकलते हैं। जबकि जो गुरु बीजाणु हैं वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं, ये निकलते नहीं है, उसी अंडाशय के अंदर वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके भ्रूण कोश बनाते हैं। चलिए अगले अंतर पर आते हैं। ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। तो इधर डालेंगे अंडाणु जनन, इधर डालेंगे शुक्राणु जनन, और रेड का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग भी बीच में एक लाइन खींच लेना, फिर पहला अंतर लिखना। यह प्रक्रिया अंडाशय में प्रारंभ होती है। जो अंडाणु जनन है यह अंडाशय के अंदर प्रारंभ होती है, लेकिन निषेचन के समय पूर्ण होती है। मतलब जो स्त्री होती है, स्त्री का जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय के अंदर यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है अंडाणु जनन की। यानी अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में होने वाले अंड जनन को या बनने वाले उसमें जो अंडे होते हैं उसे ही अंडाणु जनन कहा जाता है। जबकि शुक्राणु जनन क्या है, यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में प्रारंभ होती है या शुक्रजनक नलिकाओं में होती है। तो जो पुरुष होता है, पुरुष में जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, तो उसी वृषण में से शुक्र जनन होता है, यानी कि शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया ही शुक्रजनन कहलाती है और अंडाणुओं के बनने की क्रिया अंडजनन कहलाती है। फिर अगला पॉइंट है, इसकी वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी अवधि तक बनी रहती है। यानी जो इसकी वृद्धि प्रावस्था है, कहा गया कि निषेचन के पहले तक, इसलिए बहुत लंबी अवधि तक बनी रहती है। जबकि जो शुक्राणु जनन है इसकी वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, निषेचन के बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है, जबकि निषेचन तक बनी रहती है। और ये निषेचन के बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है, शुक्राणु आकर के मैच्योर होकर के वहीं पर ठहरते हैं अधिवृषण में। अगला पॉइंट है, एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु तथा 2 या 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। यानी जो एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका थी उससे केवल आखिरी में एक ही अंडाणु विकसित होता है, बाकी पोलर बॉडीज बन जाती हैं। जबकि जो शुक्राणु जनन है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी इसमें कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनती है, ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, जबकि इसमें पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय बनते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु बनता है, जबकि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणु बनते हैं या स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और इसमें ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं जिसमें ध्रुवीय कोशिकाएं नहीं बनती हैं। फिर अगला अंतर है, फिर चौथा अंतर है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक अंडाणु कोशिका में शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात बनता है। यानी जब दूसरा अर्धसूत्री इसमें विभाजन होता है तो द्वितीयक अंडाणु कोशिका में शुक्राणु का जब प्रवेश होने लगता है उसके बाद बनता है, जबकि स्पर्मेटिड निर्माण से पूर्व दोनों अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाते हैं। तो ये अंतर आपको समझाया। चलिए अगले अंतर पर आते हैं, बी डीएनए एवं जेड डीएनए में अंतर। तो इधर डालेंगे बी डीएनए, इधर डालेंगे जेड डीएनए, और फिर पहला पॉइंट लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। जो बी डीएनए होता है इसके पूरे चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म होते हैं, और जो जेड डीएनए है इसके पूर्ण चक्र में 12 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म होते हैं। तो पहला अंतर क्या हुआ, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड क्षार पाए जाते हैं, क्षार युग्म पाए जाते हैं, और इसमें जेड डीएनए में 12 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म पाए जाते हैं। और बी डीएनए का व्यास 12 एंगस्ट्रॉम होता है, जेड डीएनए का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। और फिर अगला है दूसरा अंतर, बी डीएनए में दक्षिणावर्त कुंडलन होता है। जो बी डीएनए है इसमें दक्षिणावर्त कुंडलन होता है, जबकि जेड डीएनए में वामावर्त कुंडलन होता है। बहुत ही आसान सा है। और फिर बी डीएनए में निकटवर्ती क्षारक युग्मों में दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो निकटवर्ती क्षारक युग्म होते हैं, यानी दो पास पास वाले जो क्षार युग्म होते हैं उनकी दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि निकटवर्ती क्षार युग्मों की दूरी
3.7 अंगस्ट्राम होती है। फिर अगला अंतर है, कुंडलिनी व्यवस्थित सीधी होती है। जो बी डीएनए है इसकी कुंडलिनी व्यवस्थित होती है और सीधी होती है, जबकि जो जेड डीएनए है इसकी कुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिग जैग होती है। चलिए अगले अंतर पर आते हैं। ये अगला अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है और ये सेट में छप चुका है। आप लोग जान लीजिए कि ये पेपर में छपा हुआ है, जरूर आएगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो देखिए इधर डालेंगे डीएनए, इधर डालेंगे आरएनए। देखिए आप लोग अगर इन सभी अंतर के डिटेल जानना चाहते हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। क्योंकि यहाँ एक ही वीडियो में पूरी किताब से अंतर बताया तो थोड़ा सा जल्दी बता दिया है। तो यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। जो डीएनए है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जबकि जो आरएनए है 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जबकि जो आरएनए है 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। और फिर दूसरा अंतर है, पिरिमिडीन बेस थायमीन पाया जाता है। इसमें जो पिरिमिडीन बेस है थायमीन है और जो आरएनए है इसमें पिरिमिडीन बेस यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सभी सेम होते हैं इसलिए नहीं बताया गया है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें भी पाया जाता है और उसके साथ थायमीन है, और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें भी पाया जाता है, उसके साथ यूरेसिल है। कुल मिलाकर के थायमीन की जगह पर यूरेसिल इसमें पाया जाता है आरएनए में, और इसमें थायमीन पाया जाता है। तो जब आरएनए होगा तो थायमीन की जगह पर यूरेसिल हो जाएगा। बाकी सभी नाइट्रोजनी बेस वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। फिर अगला अंतर है, शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है। यानी कि चूंकि डीएनए है इसलिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि जो आरएनए है इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, नाम से ही है। फिर अगला पॉइंट है, अधिक स्थायी होते हैं। जो डीएनए है ये अधिक स्थायी होते हैं, जबकि जो आरएनए है अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। फिर अगला अंतर है, यह कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण एवं नियमन रखता है। यह सभी कोशिकीय जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है। यानी जो डीएनए है ये सभी प्रकार के कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि जो आरएनए है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है और सामान्यतः आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, या फिर कुछ जो वायरसेस होते हैं उसी में आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कुछ वायरस जो होते हैं उनमें ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं, बाकी सभी में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। फिर अगला अंतर है, मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र में पाया जाता है। जो डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से केंद्रक तथा गुणसूत्र में पाया जाता है, और सूक्ष्म मात्रा में हरितलवक तथा माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है। यानी कुछ हरितलवक और माइटोकांड्रिया में भी होते हैं, जबकि जो आरएनए है संपूर्ण कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के केंद्रिका में पाया जाता है। केंद्रिका में, यहाँ केंद्रिका आप लिख दीजिए, में पाया जाता है। गुणसूत्र में बहुत कम मात्रा में होता है। और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के देखिए, ये वाला वीडियो तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट अंतर है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक इधर डालेंगे डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए इधर डालेंगे। फिर पहला पॉइंट लिखेंगे, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है, और इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। यानी प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन होती है। और इसीलिए जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु नहीं बनाते हैं, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है इसलिए न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु का निर्माण करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, निष्क्रिय डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसमें इनएक्टिव डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें निष्क्रिय डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो इनएक्टिव डीएनए होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला अंतर है, कोडिंग खंडों में नॉन कोडिंग अनुक्रम नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है इसके कोडिंग खंडों में नॉन कोडिंग अनुक्रम नहीं होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें कोडिंग खंडों में नॉन कोडिंग अनुक्रम होते हैं। तो चौथा पॉइंट है, डीएनए अणु वृत्ताकार होता है, कोशिका द्रव्य में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए है केंद्रीय डीएनए अणु रैखिक होता है, प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। फिर अगला है,
डीएनए एक अतिकुंडलित गुणसूत्र बनाता है, जबकि यूकेरियोटिक डीएनए गुणसूत्रों की संख्या सदैव एक से अधिक होती है। कि अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। इधर हम डालेंगे खाद्य श्रृंखला, इधर डालेंगे खाद्य जाल और लिखेंगे पहला अंतर, खाद्य श्रृंखला जीवों का वह सीधा रेखीय क्रम है जिसमें समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित होती है। यानी जैसे यहाँ पर हरी घास है, हरी घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। तो एक सीधी श्रृंखला है, सीधी रेखा है, तो इसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जबकि जो खाद्य जाल है, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इस तरीके की बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे हरी घास है, हरी घास को टिड्डा खा रहा था, टिड्डे को मेढक खा रहा था, मेढक को सांप खा रहा था, तो हरी घास को बकरी भी खाती है, बकरी को शेर भी खाता है, और शेर क्या है, ऐसे है बकरी को भेड़िया भी खाता है, और हरी घास को अन्य जानवर भी खाता है, गाय भी खाते हैं, और जैसे टिड्डा है तो मेढक के अलावा और भी जीव खाते हैं। तो इस तरह से एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है। तो उसे कहा गया है कि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है और इसमें जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने के अनेक वैकल्पिक रास्ते होते हैं। यानी कई सारे तरीके से भोजन प्राप्त कर सकता है, जबकि इसमें केवल एक ही वैकल्पिक रास्ता होता है। फिर अगला पॉइंट है खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। जो खाद्य श्रृंखला है इसमें जीव सीमित संख्या में है, देखिए कम है, जबकि जो खाद्य जाल है इसमें जीवों की संख्या अपेक्षाकृत इसकी तुलना में अधिक और असीमित होती है। कोई भी किसी को खा सकता है, इस तरह से बहुत सारे जीव हो जाते हैं। अगला अंतर है उच्च पोषक स्तर का जीव निम्न खाद्य स्तर के केवल एक प्रकार के जीव को आहार बनाता है। जो उच्च पोषक स्तर का जीव होता है वो निम्न खाद्य स्तर के केवल एक प्रकार के जीव को आहार बनाता है। देखिए टिड्डा है तो हरी घास को ही खाएगा, जबकि खाद्य जाल में क्या है कि एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों के द्वारा किया जा सकता है। यानी इसमें क्या है कि कई सारे खाद्य श्रृंखला वाले जो जीव हैं एक जीव को खा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है समुदाय रचना सीमित जानकारी देती है, सीमित जानकारी है, जबकि खाद्य जाल में समुदाय रचना व्यापक जानकारी देती है। तो अगर इस पर और अच्छी तरीके से अंतर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट अंतर है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। इधर डालेंगे उत्पादक, इधर डालेंगे उपभोक्ता, और पहला पॉइंट लिखेंगे हरे पादप उत्पादक होते हैं। जो हरे पौधे हैं क्या हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जबकि उपभोक्ता है समस्त जंतु भोजन निर्माण न कर सकने वाले पादप उपभोक्ता होते हैं। यानी कि पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि जंतु जो है भोजन निर्माण नहीं कर पाते हैं, यही उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता प्रथम, द्वितीय और तृतीय या सर्वोच्च प्रकार के भी होते हैं। फिर अगला है सूर्य के प्रकाश में CO2 तथा जल की सहायता से हरे पादप भोजन का निर्माण करते हैं। जो उत्पादक हैं सूर्य के प्रकाश में CO2 और जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जबकि जो उपभोक्ता हैं ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है उत्पादक अपने विभिन्न भागों में भोजन संचित रखते हैं। जो पादप होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, अपने कई सारे भागों में भोजन संचय करते हैं, जबकि जो उपभोक्ता हैं इनके उत्पादकों के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वरूप बदलकर संचय करते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण में O2 का उत्पादन होता है, जबकि उपभोक्ता इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं, तो O2 का उत्पादन कहाँ से होगा, इसलिए से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फिर चलिए अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट अंतर है उत्पादक तथा अपघटक में अंतर। तो उत्पादक, अभी मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो उत्पादक केवल पौधे होते हैं, और अपघटक क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को अनेक अवयवों में तोड़ते हैं। ये अपघटक वे होते हैं जो जैसे खेत में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, पेड़ पौधों की पत्तियां पड़ी हुई, उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। वास्तव में ये सूक्ष्म जीव होते हैं और ये पेड़ पौधे होते हैं। तो कहा गया कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जबकि अपघटक
जटिल कार्बनिक पदार्थों को अनेक अवयवों में तोड़ते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर दूसरा है ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि पौधे हैं तो स्वपोषी होते हैं, जबकि अपघटक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। फिर अगला है उत्पादक में इनसे खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, यानी जो भी खाद्य श्रृंखला शुरू होती है वो हमेशा हरे पादप से शुरू होती है, उत्पादक से शुरू होती है। जबकि जो अपघटक है ये प्रायः खाद्य श्रृंखला का समापन करते हैं, खत्म करते हैं। फिर अगला है ये खाद्य श्रृंखला में खनिज लवणों का प्रवाह शुरू करते हैं, जबकि ये खनिज लवणों का पुनर्चक्रण कर इन्हें मुक्त करते हैं। और फिर अंतिम पॉइंट है उत्पादक में उदाहरण जैसे पादप है, पादप प्लवक है, शैवाल है आदि, जबकि अपघटक में सूक्ष्म जीव, जीवाणु है, कवक है आदि। फिर अगला इंपॉर्टेंट अंतर है जीव भार तथा जीव संख्या के पिरामिड में अंतर। तो इधर डालेंगे जीव भार पिरामिड, इधर डालेंगे जीव संख्या पिरामिड। पहला अंतर है किसी पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थित सजीवों का शुष्क भार ही जीव भार कहलाता है। कोई भी पारितंत्र है उसमें इकाई आयतन में उपस्थित जो सजीवों का शुष्क भार होता है उसे ही जीव भार कहते हैं। जबकि जीव संख्या पिरामिड में, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पर इकाई क्षेत्रफल में जीव की व्यक्तिगत संख्या दर्शाई जाती है। फिर अगला है मात्रात्मक संबंध दर्शाता है जीव भार का पिरामिड, जबकि जीव संख्या का पिरामिड जीवधारियों की संख्या के संबंध को दर्शाता है। फिर अगला है यह पिरामिड उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा ही होता है या सीधा ही प्राप्त होता है। फिर अगला अंतर है तालाब पारिस्थितिक तंत्र के लिए यह पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है। जो जीव भार का पिरामिड है तालाब पारिस्थितिक तंत्र के लिए उल्टा प्राप्त होता है, जबकि जो जीव संख्या का पिरामिड है तालाब पारिस्थितिक तंत्र के लिए यह सीधा प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट अंतर है कापी और मानव में अंतर। तो कापी इधर डालेंगे, इधर डालेंगे मानव, बीच में लाइन खींच लेंगे। पहला अंतर लिखेंगे कापी के अग्रपाद लंबे तथा घुटनों के नीचे तक पहुंचते हैं, अग्रपादों तथा पश्चपादों से समान कार्य लेते हैं। जबकि जो मानव है कापी के अपेक्षा मानव के अग्रपाद छोटे होते हैं तथा घुटनों के ऊपर ही रहते हैं। अग्रपादों तथा पश्चपादों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी ये हाथ और पैर जो इनके थे उससे समान कार्य लेते थे, अग्रपाद और पश्चपादों से समान कार्य लेते थे। जबकि जो मानव है अग्रपाद और पश्चपादों से भिन्न भिन्न कार्य करता है, या मानव क्या है पैरों से चलता है, पश्चपादों से, अग्रपादों से दूसरे कार्य करता है। फिर अगला है मादा के स्तन उभरे हुए नहीं होते हैं। जो कपि थे इनमें मादा के स्तन उभरे नहीं थे, जबकि जो मानव हैं इनमें मादा के स्तन उभरे हुए होते हैं। फिर अगला अंतर है कपाल गुहा का आयतन 400 से 450 सीसी होता है। कपियों का कपाल गुहा का औसत आयतन 400 से 450 सीसी होता था, इसीलिए मस्तिष्क बहुत कम विकसित था। जबकि मानव जो है इसकी कपाल गुहा का औसत आयतन 1500 सीसी है, इसीलिए मस्तिष्क अत्यधिक विकसित है। अगला है कपि में भौहें मोटी तथा ऊंची होती हैं, माथा सकरा, नाक चपटी, चेहरा थुथुन की तरह आगे निकला हुआ होता है। जबकि जो मानव है भौहें पतली, अपेक्षाकृत आंखों के पास, माथा चौड़ा, नाक उठी हुई, चेहरा चपटा होता है। शिशु व बाल्यावस्था की अवधि छोटी होती है कपि में, जबकि मानव में शिशु व बाल्यावस्था की अवधि लंबी होती है। अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट अंतर है सहेज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, अथवा जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है और ये परीक्षा में जरूर आएगा गारंटी के साथ। तो इधर डालेंगे सहज प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। और पहला पॉइंट लिखेंगे सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है रोग विशिष्ट होती है। तो सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। दूसरा अंतर है यह जन्म के समय से मौजूद होती है। चूंकि जन्मजात प्रतिरक्षा यही होती है इसलिए जन्म के समय से ही पाई जाती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसका अभिलक्षण स्मृति यानी टी कोशिकाओं पर निर्भर करता है। जन्म के बाद अर्जित की जाती है, जन्म के बाद अर्जित की जाती है, यानी जन्म के बाद प्राप्त होती है।
फिर अगला है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा में हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक के सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। यह स्मृति पर आधारित होती है। फिर अगला अंतर उदाहरण को लेकर के है। उदाहरण में मानव में त्वचा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकती है, जबकि उपार्जित में मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है समजात एवं समरूप अंग में अंतर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा, समजात अंग और समवृत्त अंग में अंतर। तो देखिए, पहला अंतर है, ये अंग उत्पत्ति में समान होते हैं। जो समजात अंग हैं उत्पत्ति में समान होते हैं, जबकि जो समवृत्त अंग हैं उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। फिर दूसरा है, ये अंग मूल रचना में एक जैसे होते हैं। जो समजात अंग हैं इनकी मूल रचना एक जैसी ही होती है। जो समवृत्त अंग हैं ये मूल रचना में भिन्न होते हैं। अब जो समजात अंग होते हैं इनका कार्य अलग अलग होता है, जबकि जो समवृत्त अंग हैं उत्पत्ति और मूल रचना में तो भिन्न है लेकिन कार्य एक जैसा होता है। ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। इनमें इनका जो कार्य है समजात अंगों का अलग अलग होता है, जबकि जो समवृत्त अंग हैं इनका जो कार्य है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, समान होता है। फिर उदाहरण में समजात अंग में सील के फ्लीपर, पक्षी के पंख, घोड़े की अगली टांगे तथा मनुष्य के हाथ। जैसे घोड़े की अगली टांगे हैं तो उससे चलता है, मनुष्य के जो हाथ हैं उससे हाथों से दूसरा काम लेता है। तो ये मूल रचना एक जैसी है लेकिन कार्य अलग अलग होने के कारण बाह्य रचना अत्यंत भिन्न हो गई। यानी इसलिए कहा था कार्य अलग अलग होते हैं, इसमें कार्य समान होते हैं। जैसे तितली, टैरोडेक्टाइल पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है लेकिन मूल रचना भिन्न होती है, कार्य समान होते हैं। अगले अंतर पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट अंतर है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में। तो लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन व छोटे कद के थे। लैमार्क ने क्या बताया था कि पहले से ही जो जिराफ की गर्दन थी वो छोटी थी, कद छोटा था जिनके पूर्वज थे, और ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए वे अपनी गर्दन को ऊपर खींचते थे तथा अगली टांगों को उचका उचका कर वे पत्तियों तक पहुंचने की कोशिश करते थे। जबकि डार्विन ने बताया कि जिराफ के पूर्वज विभिन्न लंबाइयों की गर्दन वाले थे और यह विभिन्नता आनुवांशिक थी। ये नहीं कि हाँ कि वो ऊपर गर्दन उठा रहे हैं तो लंबे हो गए। ये दूसरा अंतर है, लंबे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार खिंचाव के कारण अगली पीढ़ी की संतानें कुछ लंबी गर्दन वाली बन गई। लैमार्क ने क्या बताया था, चूंकि लंबे वृक्षों से भोजन प्राप्त करते थे, पत्तियों को खाते थे, तो अगली टांगों को उचकाते थे और गर्दन को खींचते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी की जो अगली संतानें थे कुछ लंबी गर्दन वाली बन गईं। जबकि डार्विन ने बताया कि भोजन के लिए प्रतियोगिता एवं संघर्ष के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक चयन के कारण जीवित रहे। छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त हो गए, मर गए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। तो पहला अंतर है, यह आकार में छोटा होता है अतः जीन की संख्या कम होती है, यानी 30 से भी कम होती है। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है आकार में बड़ा होता है और जीन की संख्या अधिक होती है। डीएनए है संख्या में 1 से लेकर 100 या उससे भी अधिक तक होते हैं, जबकि संख्या में एक ही होता है। फिर अगला है, यह जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है किंतु कुछ अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करता है। प्रोटीन नहीं होती है इनमें। जबकि जो गुणसूत्रीय डीएनए है जीवाणु के जीवन के लिए आवश्यक होता है और कुछ प्रोटीन जुड़ी होती है, इसमें प्रोटीन नहीं होती है। फिर अगला है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होती है, प्रतिरोधकता जीन अनुपस्थित होती है। फिर अगला पॉइंट है, संयुग्मन में भाग लेते हैं। जो प्लाज्मिड डीएनए है संयुग्मन में भाग लेते हैं, जो गुणसूत्रीय डीएनए है संयुग्मन में भाग नहीं लेते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। तो पहला है, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी खुद की कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी जब हमारे शरीर की खुद की कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है।
एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी जब दूसरे के शरीर से बनाए गए प्रतिरक्षी शरीर को दिए जाते हैं तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर अगला है, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। इनमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। चूंकि अपने शरीर में बनती है इसलिए धीरे धीरे चलती है और प्रभावशाली अनुक्रिया धीरे धीरे तक प्रदर्शित होती है, अधिक समय लगता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत राहत पहुंच जाती है क्योंकि इंजेक्ट के माध्यम से ले लेते हैं और तुरंत कार्य करती है। फिर अगला है, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। चूंकि हमारे ही शरीर में बन रही है इसलिए कोई भी कठिनाई नहीं होती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप टीकाकरण करवाते हैं, टीका लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वही ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। तो इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह पूरे जीवन कार्य करती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है हमारे पूरे जीवन भर कार्य करती रहती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। उदाहरण के रूप में अगर सक्रिय प्रतिरक्षा में देखा जाए तो मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में मानव में काली खांसी, टेटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है, वैक्सीनेशन द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं, उत्पादन और अपघटन में अंतर। देखिए उत्पादक और अपघटक में अंतर आया था, ऐसे भी पूछ सकते हैं उत्पादन और अपघटन में अंतर। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप सरल अकार्बनिक पदार्थों से जल तथा CO2 से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया सौर प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है, यानी सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में होती है उत्पादन में। जबकि अपघटन में क्या है, जीवाणु, कवक आदि अपघटक मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा, जल तथा CO2 मुक्त होती है, सरल अकार्बनिक पदार्थ मुक्त होते हैं। तो ये उत्पादन प्रक्रिया है, ये अपघटन प्रक्रिया है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। जबकि अपघटन में रासायनिक ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया के ठीक विपरीत होती है। फिर अगला है, यह एक उपचयी क्रिया है। जो उत्पादन है एक उपचयी क्रिया होती है, जो अपघटन है एक अपचयी क्रिया है। और उत्पादन में ऊर्जा का संचय होता है, जबकि अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है, इसका संचय नहीं होता है। अगले अंतर पर आते हैं। अगला अंतर है स्वास्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर। तो इधर डालेंगे स्वास्थानीय संरक्षण, इधर डालेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। और ये अंतर बहुत बार पूछा गया है, कई बार आता है और इम्पोर्टेंट है। अंतर लिखेंगे, यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। यानी जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर वो जिए थे, जहां पर उगे थे, तो वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है। यानी जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर उगे थे, वहां से ले जाकर के अलग उनको संरक्षण प्राप्त किया जाता है। फिर अगला है, यहाँ प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु धन की आवश्यकता अधिक होती है, तकनीक की नहीं। यहाँ धन की आवश्यकता होती क्योंकि वहीं पर संरक्षण देना है, तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि बाह्य स्थानीय प्रबंधन में संरक्षण हेतु तकनीक की आवश्यकता अधिक होती है। फिर अगला है, यह संरक्षण की प्राकृतिक विधि है, जैसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये स्वास्थ्य संरक्षण होते हैं। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में यह संरक्षण की कृत्रिम विधि है, जैसे जीन बैंक, द्रुत शीतलन, वनस्पतिक उद्यान आदि। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर बताए। आशा है सभी अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में ना आए हों तो आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल पर ये सारे अलग अलग अंतर अपलोडेड हैं, उनको समझिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझाया हुआ है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा वीडियो था इसलिए जल्दी से बता दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक ना किया हो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।